मुझे सेक्शन 370 लिखने के लिए 3 साल लगे थे। 3 साल मैं 160 इयरिंग्स में बैठा था, कोर्ट इयरिंग्स। मैंने बहुत रिसर्च की, मैं लॉयर्स से मिला, जजेस से मिला, रेप विक्टिम्स से मिला, जो रेप के अक्यूज थे उनसे मिला। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की इसके ऊपर, क्योंकि मुझे आइडिया आया था शाहीन ओझा केस से। छोटे से छोटा एक्टर जैसे अक्षय खन्ना भी है, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन उसको भी ना बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया जाता है। अक्षय खन्ना बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है। ही इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन आई हैव एवर वर्कड विद। वो इतना विम्सिकल है, इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है। तो ये डायरेक्टर का काम चोरी किया जाता है, किसी न किसी वजह से एक्टर या प्रोड्यूसर उसको उसका सारा काम चोरी करके उसको साइड में कर देता है। ऐसा बहुत हो रहा है। बिल्कुल, मैं नास्तिक हूँ, एथीस्ट, मैं एथीस्ट हूँ जी। तो मैं रिलीजन को मानता नहीं हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं कोई फेस्टिवल नहीं मनाता हूँ, मैं कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग लाइन से हूँ, तो हमारे एडवर्टाइजिंग में स्टोरी बोर्ड्स बनते थे। स्टोरी बोर्ड बनते हैं। तो स्टोरी बोर्ड में मैं एक्सपर्ट था, क्योंकि मैंने बहुत सारी एड फिल्म लिखी थी। मैंने 10-15 एड फिल्म लिखी थी। स्टोरी बोर्ड बना लिया। हाँ, तो स्टोरी बोर्ड बनाता था एड फिल्म के लिए, तो मैंने इस फिल्म के लिए स्टोरी बोर्ड बना दिया था। तब तो बहुत इजी हो गया। हाँ, तो मैंने शॉर्ट ब्रेकडाउन सारा कर दिया था। मैंने डीओपी के साथ बैठ के, लेकिन ज्यादा मैंने ही किया था। मैंने क्लोजअप कहाँ है, वाइड कहाँ है, वो सारा शॉर्ट ब्रेकडाउन में कर चुका था। तब तो लेकिन नहीं, इजी नहीं है शॉर्ट ब्रेकडाउन करना और उसको असली में फिल्म पे उतारना, दो अलग चीजें। बिल्कुल। अभी कौन सा लेंथ लगेगा, मुझे क्लोजअप चाहिए, ठीक है, यहाँ मुझे वाइड शॉट चाहिए, लेकिन कौन सा लेंस लगेगा, आपको क्या कैमरा पाटले पे डालना है, कि आपको कैमरा जमीन पे डालना है, कि आपको ट्राइपॉड पे रखना है, कि आपको वो और किस साइड पे रखना है। इट इज नॉट वेरी इजी। और यहाँ डीओपी और मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, वो समझ गए इसको नहीं समझ रहा, तो वो दे वर वाचिंग द फन के लेट हिम स्ट्रगल, लेट हिम मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। हम लोग बैठ के हंसेंगे इसके ऊपर, लेट सबको देखने दो कि इसको कुछ आता नहीं है, और इसको लेट हिम मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। इनका ये बहुत गंदा एटीट्यूड था। बिल्कुल, जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। मुझे याद है वो ठीक से। तो उनमें से एक जो मेरा असिस्टेंट था, जिसको मैं महाबलेश्वर लेके गया था, वो बहुत अच्छा था। तो वो मेरा खास था, वो मेरा बहुत लॉयल था। तो पहला दिन खत्म होने के बाद उसने मुझे बोला, सर ये लोग आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट प्रोड्यूसर है, जो आपको कुछ भी बोल रहा है, उसका कोई हक ही नहीं है आपको कुछ बोलने का। आप डायरेक्टर हैं, आप जज उसको बोलिए, यू जस्ट गेट आउट, प्रोडक्शन का काम कर, तू ये सब मुझे मत बता, आप ऐसा उसको बोलो। और जितने भी ये सब लोग हैं, इनका कोई हक ही नहीं है आपको कुछ भी बोलने का, क्योंकि आप नए हैं, इन लोग ऐसा कर रहे हैं। वो तो मुझे भी पता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट किया, उसका सपोर्ट था थोड़ा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, चलो आज पहला दिन था, तो आई वाज जस्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। अब मैं इनको दिखाता हूँ। तो अगले दिन से, बिकॉज फर्स्ट डे पे क्या होता है ना, इट इज अ वेरी न्यू एनवायरनमेंट फॉर यू, इट्स अ फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा तुमको दिक्कत होती है। पहले आप समझ भी रहे होते हैं। हाँ, समझ ही रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली वही। तो थोड़ी काफी वो सीन तो शूट हो गए, लेकिन एकदम परफेक्टली नहीं हुए। नेक्स्ट दिन से आई टुक कंट्रोल कंप्लीट। मैंने डिक्टेट करना चालू कर दिया कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, ऐसा करो, ये करो। और तब तक एक दिन में मुझे कैमरा की, लेंसिंग की थोड़ी तो समझ, उतनी तो बेसिक तो आ गई थी। और वैसे भी मैं इंजीनियर हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। एक दिन दिक्कत हुई मुझे, सेकंड दिन से मैंने पकड़ लिया, और सेकंड दिन से मैंने डिक्टेट करना चालू किया कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तो और मेरे को तुम्हारी कोई बहस नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं है। मैं डायरेक्टर हूँ, जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा होगा। और आज 20 साल के बाद मेरा वही रवैया है। मुझे जैसी फिल्म चाहिए होती है, मैं बिल्कुल वैसी बनाता हूँ। मैं किसी की सुनता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कभी कभी अच्छी इंटेंशन से होता है, लेकिन ज्यादा करके वो ईगो की वजह से वो बस बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ है। ये बहुत गलत कल्चर है। तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे स्टूडियो हेड हो, चाहे स्टूडियो की क्रिएटिव टीम हो, चाहे टेक्नीशियन हो। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से फिल्म बनाता हूँ, और मुझे इस पे गर्व है। अच्छा मनीष जी, आपकी एक फिल्म और कमाल की है, सेक्शन 375। तो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे थी, उसके पीछे की? मुझे सेक्शन 370 लिखने के लिए 3 साल लगे थे। 3 साल मैं 160 इयरिंग्स में बैठा था, कोर्ट इयरिंग्स। मैंने बहुत रिसर्च की, मैं लॉयर्स से मिला, जजेस से मिला, रेप विक्टिम्स से मिला, जो रेप के अक्यूज थे उनसे मिला। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की इसके ऊपर, क्योंकि मुझे आइडिया आया था शाहीन ओझा केस से। मैं शाहीन ओझा को जानता था,
बहुत साल पहले, और मैं उसके साथ कोई फिल्म करने वाला था, पर तब अचानक से ये कांड हो गया कि उस पे उसकी मेड को रेप करने का आरोप लगा। तो वो जब अरेस्ट हुआ था, मैं बॉम्बे में ही था और उसका घर ओशिवारा में था, मेरा ऑफिस वर्सोवा में। तो जब अरेस्ट हुआ, मुझे खबर आई कि उसको वो अरेस्ट हुआ है। मैं भागा भागा ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचा। तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, हमने पूछा कि भाई उसको क्यों अरेस्ट किया, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। डीसीपी थे वहां, उन्होंने बोला कि हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि सेक्स हुआ है इनके बीच में, शाइनी ओझा और उसकी मेड के बीच में सेक्स हुआ है, लेकिन वो कंसेंशुअल था या फोर्स था वो हम अभी पता नहीं लगा पाए, वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर आपको अभी भी डाउट है कि कंसेंशुअल था या फोर्स था, आप तो खुद बोल रहे हैं कि डाउट है, खुद एडमिट कर रहे हैं कि डाउट है, तो उसको अरेस्ट क्यों किया हुआ है? बिल्कुल, यू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, हाउ कैन यू अरेस्ट हिम? आपको जब तसल्ली हो जाए कि हाँ इसने रेप ही किया, तब आप अरेस्ट करो। बोलते नहीं, लॉ ऐसा नहीं है। सेक्शन 375 और सेक्शन 376 इसके तहत अगर औरत आके कंप्लेन करे तो हमको अरेस्ट करना ही पड़ता है, हमारे पे कंपल्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये लॉ ही ऐसा है। चाहे सही हो या गलत हो, कुछ नहीं, वो बाद में अरेस्ट, पहले अरेस्ट हो जाएगा जस्ट ऑन द वर्बल कंप्लेंट। अभी लॉ चेंज हो गया है, वो जमाने में ऐसा था, अभी चेंज हो गया क्योंकि इतने नकली केसेस हुए, इसलिए अभी लॉ चेंज हुआ है फॉर द बेटर। तो तभी लॉ ऐसा था। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही जायती वाली बात है, ये तो गलत बात है। तो कोई भी औरत आके बोल देगी इसने मेरा रेप किया और तुम उसको अंदर कर दोगे, मतलब राह चलते आदमी को तुम बोल सकते इसने मेरा रेप किया। बिल्कुल, यू नो, तो ये क्या बात हुई? तो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो लॉ बनाते नहीं, हम तो फॉलो करते हैं लॉ को। डीसीपी ने ये बोला, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बस तो वो जेल में था और उसके बाद उसका करियर खत्म हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। कहाँ दिखता है अभी फिल्मों में? खत्म, फिलीपींस चला गया है। वहां से मुझे आइडिया है। उसके बाद मैंने रिसर्च चालू की। मेरी रिसर्च में मुझे शॉकिंगली मालूम पड़ा कि 80% केसेस इंडिया में रेप के केसेस नकली हैं। अच्छा, नकली 80%। ये शॉकिंग फिगर है क्योंकि ज्यादा करके जो रेप केसेस फाइल किए जाते हैं वो 3-4 वजह से फाइल किए जाते हैं। एक वजह ये होती है कि रिलेशन खराब हो गया, यानी एक मर्द और औरत में रिलेशन है, फिर उनमें झगड़ा हो जाता है। अब औरत बदला लेना चाहती है आदमी से, तो रेप केस फाइल कर देती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे रेप केस फाइल कर देती है, क्या उसकी जिंदगी बिगाड़ देती है। एक वो होता है गुस्सा। कभी क्या है, जो मर्द है वो शादी से इनकार कर देता है, अगेन फिर औरत बदला लेने के लिए कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे यूज किया, अभी मैं इसको दिखाती हूं। रिवेंज कभी कभी वो होता है, कभी कभी एक्सटॉर्शन होता है, बस पैसा ऐंठने की टेक्निक। अच्छा, वो पहले से प्लान होता है कि ऐसा हम करेंगे, कभी पहले से प्लान होता है, कभी बीच में प्लान बन जाता है कि अच्छा लड़का अच्छा है, इसके पास बहुत पैसा है, मेरे पे खर्च नहीं कर रहा, रिलेशन भी बिगड़ गया, अभी चलो इससे पैसा, इससे 10-20 लाख निकालते हैं, वसूल करते हैं इससे। तो कुछ एक्सटॉर्शन का होता है, कुछ पेरेंटल प्रेशर होता है, यानी पेरेंट्स ब्रेक करना चाहते हैं रिलेशन, तो वो जाके रेप केस फाइल कर देते हैं ताकि हाँ ऐसा भी, ये भी ना दे, मैंने सामने से मिला हूं ऐसे लोगों से, खुदा के बोल रहे हैं हमने रेप केस फाइल किया, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये 4-5 वजह से रेप केस फाइल होता है। और जो मजाक बना के रख दिया रेप की लॉ, मैं कोर्ट में गया हूं, मैंने ये सब लोगों से मिला हूं, रेप को इन्होंने मजाक बना दिया है ऐसे लोगों ने जो मिसयूज कर रहे हैं। जो ये रेप की लॉ बनी है औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यू नो, ये लोग दुरुपयोग करके उसको मिसयूज करके उन्होंने रेप को मजाक बना दिया, लॉ को भी मजाक बना दिया। तो ये बहुत गलत बात है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन लड़कियों को जिन पर सच में रेप हुआ है, और वो भी बहुत, जो 20% जेन्युइन केसेस है वो भी बहुत ज्यादा है तादाद। और निर्भया तो एक ही केस है, ऐसी हजारों हैं जो इतनी फेमस नहीं होती हैं, हजारों हैं। रेप बहुत ही कॉमन क्राइम है इंडिया में, खास करके इंटीरियर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो ये उन पर सबसे बड़ा जुल्म है, जो एक नकली रेप केस असली रेप विक्टिम पे सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि अभी उसकी गवाही भी शक के दायरे में आ जाती है। ये ऐसा होता है। तो ये सब रिसर्च किया मैंने, तो ये सब रिसर्च करके मैंने वो फिल्म लिखी। 3 साल लगे मुझे, पूरी फिल्म मैंने लिखी, प्री प्रोडक्शन सारी मैंने की। अक्षय खन्ना को, ऋचा चड्ढा को, राहुल भट्ट को मैंने ही रोपन किया, मैंने ही साइन किया उनको। अच्छा, आपने साइन किया? हाँ, मैंने ही साइन किया। फिल्म का डायरेक्टर मैं ही हूँ, बट इतना गंदा पॉलिटिक्स मेरे साथ खेला गया है, पॉलिटिक्स प्रोड्यूसर ने और लीड एक्टर ने, कि मुझे क्रेडिट सिर्फ राइटिंग का दिया गया। लीड मतलब अक्षय की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, मुझे क्रेडिट सिर्फ राइटिंग का दिया गया, जबकि फिल्म मैंने डायरेक्ट की।
ऐसा भी होता है बॉलीवुड में, दिस इज बॉलीवुड। लेकिन ऐसा क्यों? बस अक्षय खन्ना की ईगो। एक्टर का क्या है ना, जो हमारे एक्टर्स हैं इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली हमने एक्टर को भगवान बना दिया। क्यों? हमारी पब्लिक जो है ना वो एक्टर की पूजा करती है। उनको स्टोरी वोरी से ज्यादा कंसर्न नहीं होता है हमारी पब्लिक को, एक्टर कौन है उनको ये देखना है। तो छोटे से छोटा एक्टर जैसे अक्षय खन्ना भी है, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन उसको भी ना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाया जाता है। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए तो वो भगवान जैसा था, क्योंकि प्रोड्यूसर का बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो एक्टरों के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उनका एकदम ऐसे नौकरों वाला एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एक्टर। तो एक्टर भगवान है, डायरेक्टर मनीष गुप्ता है या कोई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है। तो अभी इसका अक्षय खन्ना बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है। ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन आई हैव एवर वर्कड विद। वो इतना विम्सिकल है, इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है कि मतलब हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, किसी की बात सुनता नहीं है, सबकी बेइज्जती करता है। ऐसा बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ। तभी परफॉर्मेंस तो अच्छा देता है। एक्टर अच्छा है, नहीं मैंने ये एक्टर अच्छा है। एक अच्छा एक्टर होना और एक अच्छा इंसान होना, इसमें बहुत फर्क है। तभी एक्टर बहुत अच्छा है, तभी शायद एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं कर पाते शायद। हाँ, उसके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता है। जो इंडस्ट्री में है कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है ये बहुत डिफिकल्ट है, और उसको कोई हीरो का रोल भी नहीं देना चाहता है। मैंने उसको हीरो का रोल दिया, इतना अच्छा स्क्रिप्ट उसको दिया था, फिर भी इतना मैं अभी अनग्रेटफुल बोलूं कि एहसान फरामोश बोलूं या क्या बोलूं, उसको उसकी कौन सी फिल्म आई है जिसमें वो सोलो हीरो है? ये अकेली फिल्म है जिसमें वो सोलो हीरो, उसको इतना अच्छा रोल दिया, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट दी। उल्टा उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। ये कभी कभी आप देखते हो ना कि एक बाप होता है जिसके पास एक घर होता है, वो अपने बेटे के नाम घर लिख देता है और फिर वो बेटा उस घर से बाप को ही निकाल देता है। अभी एक बिजनेसमैन के साथ वो अब सब तो बस, तो अक्षय खन्ना ने कुछ मेरे साथ भी यही किया। उसने बहुत गलत किया और बहुत ही घटिया हरकत उसने की है मेरे साथ। अक्षय खन्ना और जो प्रोड्यूसर, दोनों ने मिलके, जो प्रोड्यूसर था वो अक्षय खन्ना के प्रेशर में था, उसने अक्षय खन्ना के प्रेशर में आके ये सब पॉलिटिक्स खेला है मेरे साथ। तो ये बॉलीवुड में ये पॉलिटिक्स बहुत होता है। मुझसे पहले एक और शख्स के साथ ये हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे से पहले ये बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ हुआ है। अच्छा, और कोई दूसरी फिल्मों में? अरे बहुत सारे, आप देखो अमोल गुप्ते के साथ हुआ था। हाँ, वर्ल्ड फेमस केस तारे जमीन। वो सामने नहीं आते हैं बोलने के लिए, भगाते हैं। केतन मेहता के साथ हुआ है, जो केतन जी के साथ? हाँ, केतन मेहता के साथ हुआ है, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका केतन नहीं है आप? केतन मेहता वो डायरेक्टर थे मणिकर्णिका के, कंगना रनौत ने उनको निकाल दिया। तो मेहता थे, मुझे लगता है केतन मेहता थे। उसके बाद कंगना रनौत ने उसको निकाल दिया, फिर क्रिश को रखा डायरेक्टर, फिर क्रिश को भी निकाल दिया, फिर खुद डायरेक्टर बन गए। ये एक्टर्स का आजकल ये कल्चर बन गया है, वो दे वांट टू कंट्रोल। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टर को निकाल कर या तो खुद डायरेक्टर बन जाते हैं या किसी पपेट को, किसी कठपुतली को सामने खड़ा कर देते हैं, बस डायरेक्टर का नाम है, करते सब अपनी मर्जी से। फिर अभी रणदीप हुड्डा ने किया, महेश मांजरे को निकाल कर वो खुद डायरेक्टर बन गया इसका, वीर सावरकर। हर जगह क्या यही होता है? ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि मुझे जहां तक रणदीप जी के बारे में पता है कि उन्होंने काफी मेहनत जिस तरह से अपने को तैयार किया, तो हो सकता है कि मतलब आपको उसका रीजन क्या यही है कि? उसका तो रीजन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ डायरेक्टर होता है। हाँ, डेफिनेटली, ऑब्वियसली। ये एक्टर चाहे कितनी भी मेहनत करे, प्रिपेयर करे, ये करे वो करे, उसको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए डायरेक्टर के लिए। तो डायरेक्टर को निकाल के खुद डायरेक्टर बन जाओ, ये ठीक नहीं। तो फिर तो डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है ना, एक्टर ही सब कुछ होना चाहिए। तो चाहे जो भी वजह हो, ये जो एक्टर के हाथ में, एक्टर को जो प्रोड्यूसर्स ने भगवान बना दिया है ना, ये बहुत गलत है। इसलिए फिल्में अच्छी नहीं बन रही। एक्टर अच्छी फिल्म नहीं बना सकता है, अच्छी फिल्म सिर्फ अच्छा डायरेक्टर ही बना सकता है। नहीं, ये तो बहुत सही बात बोले, क्योंकि जो एक्टर होता है वो अपने रोल को देखता है, सिर्फ अपने रोल को देखता है, और डायरेक्टर हर चीज को देखता है। एग्जैक्टली, घर का गार्जियन की तरह होता है, पूरी फैमिली का मेंबर। एग्जैक्टली। तो एक्टर कभी डायरेक्टर की जगह नहीं ले सकता है, और ये क्रेडिट चोरी करना है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आधी फिल्म तो प्री प्रोडक्शन में ही बन जाती। आधी आपने कास्टिंग, आपने स्क्रिप्ट सही लिख दी, आपने कास्टिंग सही कर दी, आपकी आधी फिल्म बन चुकी। कि आप शूटिंग में कितना गलत शॉट टेकिंग कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो ये डायरेक्टर का काम चोरी किया जाता है, बहुत कॉमन है। रवि उद्यावर इतना बड़ा डायरेक्टर है, मॉम उसने फिल्म देखी, उसके साथ भी हुआ है। अच्छा, उसने कुछ बोला ही नहीं। मैंने उसको बोला तू प्रेस में जाके बोल, जैसे मैं बोलता हूँ। कौन सी फिल्म के लिए? मैदान। अच्छा, उनकी क्रेडिट भी नहीं है, वो बोलता ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ उसके बिहाफ पे। बहुत लोगों के साथ हुआ है, अश्विनी चौधरी के साथ हुआ है, शिवाय फिल्म में अश्विनी चौधरी के साथ हुआ है। अच्छा, उनकी फिल्म थी ये? हाँ, फिर टीनू वर्मा के साथ हुआ है,
बहुत डायरेक्टर्स की ये कॉमन चीज है कि एक डायरेक्टर होता है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट होती है, उसने सालों साल मेहनत की होती है उस फिल्म पे, किसी न किसी वजह से एक्टर या प्रोड्यूसर उसको उसका सारा काम चोरी करके उसको साइड में कर देता है, कभी क्रेडिट मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, ऐसा बहुत हो रहा है। इसकी वजह ज्यादा करके ये है कि आज के तारीख में डायरेक्टर का वैल्यू ही घट गई है, स्टार ही सब कुछ है और स्टूडियो हेड ही सब कुछ है, लेकिन फिल्म एक डायरेक्टर की विजन होती है। अब जो अच्छा डायरेक्टर है वो अच्छी फिल्म बनाएगा क्योंकि उसका एक इंटेलिजेंस है और इसलिए वो डायरेक्टर है। पहले अच्छी फिल्में बनती थी, यादगार फिल्में बनती थी, लोग याद रखते थे उसको, 20 साल 30 साल भी वो फिल्में याद रखते थे। आज आप मुझे बताइए कौन सी अच्छी फिल्म, मैंने पिछले 10 साल में एक ही अच्छी फिल्म देखी है, तुम्बाड़। कमाल की फिल्म थी, मैंने एक ही अच्छी फिल्म देखी है, तुम्बाड़। उसके अलावा कोई अच्छी फिल्म बन नहीं रही है क्योंकि डायरेक्टर की पावर ही कम हो गई है। एक्टर के हाथ में सारी पावर आ गई है और स्टूडियो हेड के हाथ में सारी पावर आ गई और वो डिक्टेट कर रहे हैं डायरेक्टर को। कोई बुक राइट्स ले लेता है और बोलता है ये बुक राइट्स है, चल बना अभी इस पे। डायरेक्टर बोलता है नहीं मुझे ये नहीं बनाई, मुझे अपनी फिल्म है, चल तू कौन है रे, चलिए जो मैं बोल रहा हूं ऐसा कर। कोई तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, स्पेनिश फिल्म, कोरियन फिल्म की राइट्स ले लेता है, बोलते चल अब ये तू इसको कॉपी कर। कमाल का कल्चर के सर, मतलब कहीं का राइट्स लेकर आप फिल्म बना रहे, अपने रियल स्टोरी इतनी सारी हैं अपने पास। अभी कल्चर ये हो गया है कि किसी फिल्म की रीमेक बना दो या किसी बुक राइट्स का राइट्स लेके बना दो, तो ये कल्चर हो गया है। फिल्म अच्छी तभी बनेगी जब फिल्म एक डायरेक्टर की विजन से फिल्म बनेगी। ये डायरेक्टर एक आर्टिस्ट है, उसी को एक अच्छी फिल्म बनाना आता है। बाकी एक्टर्स और स्टूडियो हेड्स और कॉर्पोरेट्स और क्रिएटिव टीम ये लोग फिल्म नहीं बना सकते हैं, इनसे नहीं बनने वाला है। ये जो भी ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं दे आर डूम्ड फॉर फेलियर। बॉलीवुड पूरा कोलैप्स हो रहा है इस नए कल्चर की वजह से। इस कल्चर को बंद होना पड़ेगा, इट हैज टू क्लोज। एंड इस कल्चर को बंद होने के लिए सब डायरेक्टर्स और राइटर्स को मिलकर बगावत करनी पड़ेगी। मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ मैं ही बगावत कर रहा हूं, बाकी सब तो अपने घुटने टेक चुके हैं। अगर हर कोई घुटने टेक देगा तो तब तो देश आजाद ही नहीं होता ना। आपको बदलाव चाहिए तो आपको बगावत करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपने करियर को दांव पे लगाना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव होएगा। और जिसमें हिम्मत है वो कर सकता है। तो मेरा मशवरा ये है सब डायरेक्टर्स से और सब राइटर्स से, मैं बोलता हूं किसी प्रेशर में मत आइए, कोई फाइनेंशियल प्रेशर में मत आइए, काम के प्रेशर में मत आइए, करियर प्रेशर में मत आइए। जैसी आपको फिल्म बनानी है वैसी ही बनाइए, अपनी विजन के हिसाब से बनाइए, किसी के भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। जब आप एकदम बुलंद रहेंगे अपनी विजन पे, सब आपके सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन आपको उतना बुलंद होना पड़ेगा। मनीष जी, आपकी इस बात को सुनकर मेरे कुछ सवाल थे जिसका मुझे जवाब मिल रहा है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कोई भी फिल्म बनाता है उसके पीछे का रीजन क्या होता है। मैं ये थॉट पर, क्योंकि खुद मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, तो मेरे उस प्रोसेस को मैं खुद सोचता हूँ कि आदमी ने क्यों बनाई होगी, क्या रीजन होगा, क्या सिर्फ प्रोफेशनल पैसा बनाने के लिए या उसका कुछ अपना एक थॉट रहा होगा। तो आपकी सारी फिल्में मैंने देखी है, वो कमाल की फिल्में रही। फिर मैं सोचता था कि जब इनकी सारी फिल्में कमाल की रहती है, इसके बावजूद लेकिन जो एक सक्सेसफुल जो डायरेक्टर होना चाहिए, जो टॉप 5 में, टॉप 10 वो क्यों नहीं है, अक्सर मैं सवाल पूछता था। ये भी मेरे दिमाग में सवाल रहता था कि यार इनकी फिल्मों में वो स्टार्स क्यों नहीं होते हैं, जबकि स्टार्स को भी एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। तो ये मेरे दिमाग में चलता था। अब मुझे लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि शायद आपके इस जो आंदोलनकारी विचारधारा है, इस वजह से शायद आपको कोई प्रोड्यूसर लोग आपसे दूर हटते होंगे, या फिर क्या ये रीजन है? या हाँ, ये भी एक रीजन है। अभी हमारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही बुरा कल्चर फैला हुआ है। एक बहुत ही बुरा कल्चर है कि यहाँ टैलेंट को और मेरिट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। आपको अगर आप टैलेंटेड हो, जैसे मैं टैलेंटेड हूं, मेरी सारी फिल्में अच्छी हैं, जैसे आपने बोला कि मेरी सारी फिल्में अच्छी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा डायरेक्टर तब बनूंगा जब मेरी कोई फिल्म 200 करोड़ क्रॉस कर ले, 300 करोड़ क्रॉस कर ले बॉक्स ऑफिस। तो यहाँ इंडस्ट्री आपके टैलेंट पे या आपके मेरिट पे आपको जज नहीं करती है, आपके बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे आपको जज किया जाता है। दूसरी चीज आपको जज किया जाता है कि आपने किसी बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, क्या 2-3 फिल्में आपने बहुत बड़े एक्टर्स के साथ डायरेक्ट की हैं, तब आपको एक बड़ा डायरेक्टर माना जाता है। अब मैं तो एक्टर्स को चेज नहीं करता हूं, मैं अपने कंटेंट को चेज करता हूं। मैं उसी एक्टर को कास्ट करता हूं जो उस रोल में बैठता है, चाहे वो स्टार हो ना हो। मैंने केके मेनन के साथ कितनी फिल्में की है, मैंने केके मेनन को कास्ट किया मेरी फिल्म द स्टोनमैन मर्डर्स में,
मैंने उनको रहस्य में कास्ट किया, तभी उनको कोई जानता नहीं था, कोई कास्ट नहीं करता था उनको, मैंने किया, उनमें टैलेंट है। तो मैं अपने कंटेंट पे कंसंट्रेट करता हूं और उस एक्टर को लेता हूं जो सूट करता है। मैंने कभी किसी स्टार को चेज नहीं किया है। तो इसकी वजह से मुझे बड़े डायरेक्टर्स की गिनती में नहीं गिना जाता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री का, चाहे मेरी फिल्में सब आउटस्टैंडिंग है, मैंने 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं, सबकी सब अच्छी हैं, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिन्होंने गंदी गंदी फिल्में बनाई उनसे बेटर ही है मेरे सारी फिल्में उनसे बेटर है सारी आपकी फिल्म, नो डाउट। तो लेकिन मुझे बड़ा डायरेक्टर नहीं माना जाता है, क्योंकि मेरे पास वो 300 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं है और मैंने बहुत ज्यादा बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं किया है, तो इसलिए मेरी गिनती बड़े डायरेक्टर्स में नहीं होती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें ये कल्चर की गलती है। एक कल्चर, जो हमारा कल्चर है वो गलत है और ये कल्चर को चेंज होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो कंटेंट है, जो बनता है, फिल्म बनती है, वो कितनी अच्छी बनी है उसके ऊपर एक डायरेक्टर को जज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि फिल्म का जो कमर्शियल सक्सेस है उसमें डायरेक्टर नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, किस तरह की मार्केटिंग की गई है, कितने स्क्रीन में रिलीज हुई है, प्रोडक्शन हाउस कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो बहुत सारी चीजें मायने रखती है। अच्छी से अच्छी फिल्म को प्रमोशन नहीं मिले तो चलती नहीं है। ये सब कोई यहाँ सोचता नहीं है। हर कोई यहाँ एक सुपरफिशियल तरीके से जज करता है डायरेक्टर को कि अच्छा इसकी पिछली फिल्म 100 करोड़ कमाए, अरे इसको लेते हैं, चाहे उसको कुछ काम आता ही नहीं जी। फिर अच्छा इसने फलाने एक्टर के साथ काम किया, रहे है तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, चाहे उसको कुछ ABCD नहीं आती हो डायरेक्शन की। कभी कभी तो होता है वो तो एक्टर का सेक्रेटरी होता है वो डायरेक्टर बन जाता है। बिल्कुल। तो उसको बड़ा डायरेक्टर माना जाता है। तो ये कुछ एक कल्चर बना हुआ है इंडस्ट्री में जो थोड़ा गलत कल्चर है। तो आपके सवाल का जवाब ये है। एक्चुअल में कॉस्मिक कनेक्शन ये था कि जो आपको जो पहला ब्रेक जैसे मिला, रामू जी ने जो आपको ब्रेक दिया, आप जिस तरह से इंडस्ट्री में एंट्री हुई, ये कॉस्मिक कनेक्शन था। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सुना है ये कहावत कि when you really want to do something, the universe conspires to make you that। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात षड्यंत्र रचती आपको वो बनाने का। उसी को हम लोग कॉस्मिक कनेक्शन कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कुछ बैठे बिठाए नहीं मिला। मैंने तो उनको इतना 1.5 साल चेज किया, कोई नहीं करता था। कोई मेरे जितना पढ़ा लिखा आदमी, जो मेरे जितना पढ़ा लिखा है, मेरे जितना इंटेलिजेंट है, जो एक अच्छी फैमिली से है, जो इतना सोफिस्टिकेटेड है, आप सोचो ना, मैं उनके ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। इट वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी। कोई नहीं खड़ा रहेगा, मेरे दर्जे का कोई भी आदमी ऐसे नहीं खड़ा रहेगा। वो कोई जो गरीब बेचारा, जो बेगर होता है, भिखारी होता है, भिखमंगा बेचारा होता है, गरीब होता है, वो ऐसे खड़ा रहता है। मुझे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी, वो मैंने झेली, क्योंकि मेरा एक ये था, रिजॉल्व था कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे को तो करना ही। क्योंकि दुनिया मेरा रिजल्ट देखेगी। जब मेरी फिल्म आ गई, वो देखेंगे अरे सरकार का राइटर है यहाँ, वो ये नहीं देखेगी कि मुझे क्या क्या करना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नास्तिक हैं, आप इन सब चीज विश्वास नहीं रखते हैं? बिल्कुल, मैं नास्तिक हूँ, एथीस्ट। मैं एथीस्ट हूँ जी। तो मैं रिलीजन को मानता नहीं हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं कोई फेस्टिवल नहीं मनाता हूँ, मैं कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता हूँ। जी जी। मेरे लिए वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। ये बहुत अच्छी बात है, और कर्म की महत्व को तो गीता में बताया गया है, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चूंकि हमारे पॉडकास्ट का भी हर किसी का एक टाइम फ्रेम होता है, तो उसमें हमको सारा कुछ समापन करना होता है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि आपका ये इंटरव्यू, ये टॉक शो जितने भी लोग देखेंगे, खासतौर पे हिंदुस्तान के उन तमाम छोटे छोटे शहरों से जो आपकी कहानी से इंस्पायर्ड होंगे, जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और हो सकता है कि जल्द ही हम आपको फिर कभी और भी बहुत कुछ जानने के लिए आपको अपने दूसरे एपिसोड के लिए भी हम बुलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्ते। एक और जाते जाते एक बात और है, हमारे इस पॉडकास्ट का एक रिवाज है, एक कस्टम है कि हमारे यहाँ जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, तो हमारी तरफ से उनको एक गिफ्ट दिया जाता है। यह गिफ्ट जो बेसिकली इनकी जो फाउंडर हैं IRF की तरफ से दिया जाता है, ये एमेथिस्ट है।
ये क्रिस्टल है, तो ये आपको मेडिटेशन के लिए काम आएगा, या आपको कभी भी काम करने का बहुत रिलैक्स करने के, जैसे कि आप शूट कर रहे हैं बहुत ही मतलब आपका हार्ड टाइम से, तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी रिलैक्स देता है। इट्स फॉर यू। Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Beautiful.